हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है थर्ड यूनिट का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। उस चैप्टर में मैंने अभी तक आप लोगों को वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ में मैंने आप लोगों को मलेरिया के बारे में डिटेल से समझा दिया था। मतलब मलेरिया जो पैरासाइट होता प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसका लाइफ साइकिल भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और उसकी मलेरिया पैरासाइट की जो अलग अलग 4 स्पीसीज हैं, उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। और उनके 4 में से कम आपको 2 नाम तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने मलेरिया को आपको कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं वो भी आपको समझा दिया था। और मलेरिया का कंट्रोल कैसे करेंगे, तो मलेरिया का कंट्रोल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मलेरिया को हम 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग जो अपने नियर बाय जो वाटर रिसोर्सेस है, जो तालाब है, नदियां हैं, कुआं है या कोई बड़ा नाला है, वहां पर हम लोग क्या काम करेंगे, गंबूसिया या ट्रॉट जो फिशेस होती है उनको छोड़ देंगे। तो वो क्या काम करेगी, उन मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको वो खा जाएगी। मतलब दे आर लार्वी वोरस फिशेस या लार्वा फीडिंग फिशेस होती, फीडर फिशेस होती है। इस टाइप से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो सिंकोना ऑफिसिनेलिस जो प्लांट होता है, इस सिंकोना ऑफिसिनेलिस प्लांट की जो छाल होती है, उसकी बार्क होती है, उससे एंटी मलेरियल ड्रग्स ऑब्टेन होती है। अब हमारा जो प्रोटोजोआ डिजीज है, उस प्रोटोजोआ डिजीज में एक और डिजीज बची है हमारी, वो है आपकी अमीबाइसिस। अमीबाइसिस जो डिजीज होती है वो एक पैथोजन होता है, प्रोटोजोन पेस्टोलाइटिका, उसके द्वारा ये हमारी बॉडी में इसका इन्फेक्शन होता है। ये जो डिजीज होती है, इस डिजीज का इन्फेक्शन मतलब इसका संक्रमण हमारी बॉडी के अंदर या तो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से होता है, या तो संदूषित जल या संदूषित भोजन से होता है। यदि हम लोग ऐसा फूड ले रहे हैं जो जिसके ऊपर बहुत फ्लाइज आकर बैठती, मतलब मक्खियां आके बैठती है ना, या ऐसा पानी पी रहे हैं जो जिसमें मतलब सीवेज का पानी आकर ऐड हो रहा है, नालियों का पानी आकर ऐड हो रहा है, या जहां पर लोग खुले में मल त्यागने जा रहे हैं, है ना, और वो वहां पे अपने बॉडी पार्ट को क्लीन करते हैं, तो भी उसमें ये पैरासाइट चला जाता है। इस डिजीज के जो सिम्टम है, मतलब इसका जो पैरासाइट है एंटाविवास्टोलाइटिका, उसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, मतलब उसकी जो संक्रमणकारी अवस्था होती है, वो होती है ट्रोपोजोइट। ट्रोपोजोइट जो रहता है, वो ट्रोपोजोइट आइदर कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करता है। हमारी बॉडी में जाकर ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर जाकर ये पैरासाइट जो इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है, ये वहां पर जाकर एडेयर हो जाती, चिपक जाती इंटेस्टाइन की बकल, इंटेस्टाइन की इंटेस्टिनल म्यूकोसा से, है ना, एपिथेलियल जो उसकी लेयर होती है इंटेस्टाइन की, उससे जाकर ये चिपक जाती है और वहां पर जाकर ये अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है। जब इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है और जब ये अपनी पैथोजेनिसिटी की ओर पहुंच जाता है, मतलब इट रीच अप टू इट्स पैथोजेनिसिटी, मतलब रोग जनकता, तो इसके रोग जनकता में या इसके जो डिजीज के जो सिम्टम्स है, उनमें हमें क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, या जो भी कोई पेशेंट है जिसको इस बीमारी का इन्फेक्शन हुआ उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। उनमें सबसे पहला सिम्टम आता है कांटीसेप्शंस, मतलब उसके अंदर अपच होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब उसका वजन कम होता है। इनडाइजेशन, ठीक है ना। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसमें अल्सर होना, और उस अल्सर होने के कारण से जो ऐसा व्यक्ति whenever
गो फॉर फेसेस रिमूवल। जब वो मल त्यागने जाएगा तो उसका जो स्टूल निकलेगा, उसका जो मल निकलेगा, दैट इज ब्लडी। ब्लडी मतलब ब्लडी रास्कल नहीं, मल में खून आना, ठीक है ना। मतलब ऐसा, ऐसे रोगी का जब मल त्यागे जाएगा वो, तो उसके मल के साथ म्यूकस और ब्लड भी निकलेगा। जब ये स्टेज में अगर पहुंच जाता है तब यूं कह सकते हैं हम लोग कि वो उसका पीक पे सिम्टम हो गई। ऐसी कंडीशन में पेशेंट की जो स्टूल होते हैं उनकी टेस्ट होती है, स्टूल टेस्ट बोलते हैं उसको, ब्लडी स्टूल टेस्ट। और स्टूल टेस्ट के बाद जब ये पैथोजन उसके स्टूल में फाइंड आउट हो जाते हैं, मतलब दिख जाते हैं कि हाँ ये एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका की अलग अलग जो स्टेजेस होती है वो दिख जाती है, तब फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स हैं, मेट्रोनिजोल ड्रग्स होती है ना। इसके अलावा बहुत सारे एंटी आर्सेनिक ड्रग्स होती है। ये ड्रग्स का कंपोजिट अगर वो पेशेंट सेवन करेगा तो ये बीमारी ठीक भी हो जाती है। इस बीमारी की पैथोजेनेसिटी या इसकी एपिडेमियोलॉजी इंडिया जैसी लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री में ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ आज भी एक लार्ज पॉपुलेशन खुले में मल त्यागने जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, हमारा अमृत काल चल रहा है, ठीक है ना, आजादी का अमृत काल हम मना रहे, तो भी लोग आज भी, लोगों को बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो बेसिक फैसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल टू देम। उसके कारण से आज भी हम लोग विलेजेस में जाते हैं या अर्बन एरिया में भी जाते हैं हम लोग, तो आप लोग देखेंगे जो हमारी रिवर हैं, पॉन्ड है, उसके इन एंड अराउंड बहुत सारे लोग आपको खुले में मल त्यागते हुए मिलेंगे। तो इनमें से अगर इस बीमारी का कोई पेशेंट अगर है और अगर वो अपना जो मल है, अपना जो फेसेस है वो डिस्पोज करके आया ओपन एरिया में, वहां पे जब मक्खियां बैठती हैं और वो मक्खियां, उसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो उस मक्खी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें वो चिपक जाती है, एडेर हो जाती है। और वो मक्खी उस मल पे बैठने के बाद वो जब हमारे फूड आइटम पर आके बैठती है तो वो इन्फेक्टिव स्टेजेस हमारे फूड आइटम पर ट्रांसफर हो जाती है और वो हम लोग खा जाते हैं, तब हमारे बॉडी में इसका इन्फेक्शन होता है। या वो पानी आपने पी लिया जहाँ पे उसने अपने बॉडी पार्ट क्लीन करे थे, तो वो इन्फेक्टिव स्टेज वाटर के थ्रू चली जाएगी। तो इस बीमारी को हम लोग बहुत इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं। इजीली कंट्रोल करने में कैसा है कि लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटी, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल करवाए सरकार। इसके अलावा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, है ना। और थोड़ा हाइजीन को हम लोग पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता को यदि अगर हम मेंटेन करेंगे तो ये बीमारी इरेडिकेट आसानी से हो जाती है। बीमारी तो है खतरनाक, पर ऐसी भी नहीं है कि ट्रीट ना हो, ठीक है ना। इन्फेक्शन भी बहुत इजीली हो जाता है, ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाता है, ठीक है। बट जब इसके पैथोजेनिसिटी के जो सिम्टम्स आते हैं वो सबसे बड़ा ये डेंजर कब प्रूव्ड होता है कि जब इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेजेस होती है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जब ये इन्फेक्टिव स्टेजेस इन वाइटल ऑर्गन्स में पहुंच जाती वाया ब्लड, तब ये प्रूव टू बी फेटल, तब ये काफी घातक सिद्ध होता है। और इस
टाइमर, इस टाइम पर हम लोग इसको सेकेंडरी अमीबाइसिस कहते हैं, द्वितीयक अमीबाइसिस। प्राइमरी अमीबाइसिस में तो केवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्टेड करेगा। सेकेंडरी अमीबाइसिस में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, वहां तक भी ये पैरासाइट पहुंच जाता है। मोनोजेनेटिक एंडोपेरासाइट है ये, हमारी बॉडी में इसका सिंगल होस्ट में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। मलेरिया पैरासाइट की तरह नहीं है ये, डाइजेनेटिक एंडोपेरासाइट। तो ये आपका सेकंड प्रोटोजोवन डिजीज थी, दैट इज अमीबाइसिस। अमीबाइसिस तो डिजीज का नाम हो गया, इसका पैथोजन हो गया एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज हो गई आपकी ट्रोफोजोइट, मोड ऑफ कंटामिनेशन हो गया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब संक्रमण का तरीका हो गया संदूषित जल और भोजन। सिम्टम्स मैंने आपको बताई दी, कॉन्टिसेप्शन, इंडाइजेशन, एब्डोमिनल पेन, है ना, और अल्सर और फेसेस विद ब्लड, है ना, ये सारे सिम्टम्स इसके अंतर्गत आएंगे। हिंदी में बताते अपच, शरीर का वजन कम होना, आंत में घाव बनना, अल्सर बनना, है ना, उदर में पीड़ा होना और मल के साथ खून का निकलना, ये इसके लक्षण होते किसके, अमीबाइसिस के। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो प्रोटोजोआ, और भी प्रोटोजोन पैरासाइट है, जैसे ट्रिपिनोसोमा गैम्बियंस भी है, लिस्मानिया डोनोवानी भी है ना, और आपका जियार्डिया लंबोलिना भी है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोजोअन्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। मतलब अगर आप इसके अलावा जो अभी आपको एसटीडी पढ़ाई थी मैंने, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, वो भी प्रोटोजोन पैरासाइट है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा केवल ये मलेरिया और अमीबाइसिस नहीं, बहुत सारी बीमारियां होती, पर सबके पैथोजन अलग अलग है, सबके रोगजनक अलग अलग है। जैसे सपोज करो ये दोनों, मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था, अमीबाइसिस का एंटामीबा हिस्टोलाइटिका था, उसी प्रकार से अगर आपका ट्राइकोमोनियसिस का ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, सबके पैथोजन से अलग अलग होंगे, पर ये चूंकि एक ही फाइलम के एनिमल्स हैं, उस फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ, ठीक है ना, ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनको प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले डिजीज, ठीक है ना। तो अनेक बहुत सारे प्रोटोजोन पैरासाइट होते हैं जो मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर, जिसमें मलेरिया हो गया, अमीबाइसिस हो गया, काला आजार हो गया, है ना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गया, है ना, इसके अलावा आपका जो जियार्डिया लंबोलिना होता है उससे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे, और ट्राइकोमोनियसिस हो गया, ये बहुत सारे प्रोटोजोआ पैरासाइट के द्वारा होने वाली बीमारियां थी। अब हमारा ये प्रोटोजोआ भी हो गया, बैक्टीरिया भी हो गए, वायरस भी हो गए। अब हम लोग चलते हैं जो कि सबसे खतरनाक एक एनिमल का ग्रुप है, जिनको हम लोग बोलते हैं निमेटोड्स। निमेटोड्स जो हैं उनको इनवर्टिब्रेट के एक बहुत बड़ा फाइलम है निमेटा हेलमिंथिज, उस निमेटा हेलमिंथिज में इनको क्लासिफाइड किया गया है, जिनको हम जनरली निमेटोड्स कहते हैं। दे आर वेरी डेंजरस वर्म्स, बहुत लार्ज साइज के होते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर फाइलम के एनिमल्स होते हैं, और ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में, अलग अलग साइड में इन्फेक्शन करते हैं, और इनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारी अगर उनको इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए तो वो ट्रीटेबल होती है, अदरवाइज दे आर वेरी हार्ड टू ट्रीट, ठीक है ना। और ये जो पैरासाइट होते हैं निमेटोडा फाइलम के, या निमेटोड्स या निमेटा हेलमिंथिस, है ना, ये यूं मान के चलना बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, और ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत तो फूड और वाटर के द्वारा जाते हैं, कुछ के वेक्टर होते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड दे रखी है, आपके सिलेबस में 2 ही बीमारियां दे रखी है जो
निमेटोड्स के द्वारा या निमेटा हेलमिंथिस फाइलम के एनिमल्स के द्वारा होती है। उनमें नंबर 1 दे रखा आपका एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो है, इस एस्केरियासिस में मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूं कि एस्केरियासिस और अमीबाइसिस दोनों में बहुत क्लोज, हालांकि क्लोज तो नहीं कह सकते क्योंकि दोनों अलग अलग फाइलम के एनिमल है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, बट इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन और इनके जो बीमारी, जब इनके लक्षण आएंगे, सिम्टम्स आएंगे अमीबाइसिस के और एस्केरियासिस के लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, और इनका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी एक जैसा होता, ब्लड स्टूल टेस्ट के द्वारा। मतलब हम इनको स्टूल टेस्ट के द्वारा एस्केरियासिस की भी जांच कर सकते हैं और आप लोगों को अमीबाइसिस की भी जांच कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एस्केरियासिस है तो वो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस या उसकी कोई इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो पेशेंट के फेसेस में या मल में भी दिखाई देगी। अगर उसे अमीबाइसिस है तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की कोई इन्फेक्टिव स्टेज उसके फेसेस के अंदर दिखाई देगी, ठीक है ना। तो पर डायग्नोसिस दोनों का फेसेस के द्वारा ही होगा, मल के द्वारा ही होगा। मतलब सपोज करो एक व्यक्ति है जिसको अमीबाइसिस है और एक व्यक्ति है जिसको एस्केरियासिस है, तो दोनों का टेस्ट एक जैसे ही होगा। दोनों का टेस्ट मतलब दोनों व्यक्ति को ये कहेंगे डॉक्टर पैथोलॉजी में कि आप अपना फेसेस लेके आओ, तो उसको एक स्पेशल टाइप की बकेट दे देते हैं, बहुत बार एक पॉलीथीन बैग दे देते हैं, उसको पेशेंट को उसमें जाना रहता है और वहाँ पे वो अपना मल उसमें इकट्ठा करके लाता है, और वो मल या उसका जो फेसेस होता है उसकी पैथोलॉजी में डायग्नोसिस होती है, उसके मल में उसकी जांच करते हैं, देखते हैं कि वो पैथोजन उसके मल में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। यदि प्रेजेंट होता है तो उसको फिर वो जो भी पैथोजन डिटेक्ट किया गया, अगर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका दिखा तो उसे एमीबाइसिस है, और अगर उसको एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस दिखा तो उसको एस्केरियासिस है, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसलिए अच्छे से वो समझा ताकि आपको बिल्कुल ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। एस्केरियासिस जो है इसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में, इसके जो एग्स होते हैं, इसके मेमिलेटेड एग्स होते हैं, उन एग्स के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है, या इसका एक लार्वा होता है रेप्डेटेड लार्वा, उस रेप्डेटेड लार्वा से हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है। और इसके मैंने आपको बता ही दिया सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना, वो अमीबाइसिस जैसे ही है लगभग, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही खतरनाक हेलमिंथिस है ये, और हेलमिंथिस जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये एनिमल्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, ये मल्टीसेलुलर या मेटाजोन एनिमल्स का, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग टाइप की डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपने दो तो आपने दे ही रखी, इसके अलावा आपका टीनिया सोलियम्स के द्वारा होती है, इसके अलावा इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के द्वारा होती है, इसके अलावा फेसियोला हिपेटिका के द्वारा होती है। ये सारे निमेटोड्स होते हैं, ठीक है ना। ये सब के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की हेलमिंथिक डिजीज होती है। पर चूंकि आपको इतना सारा डिटेल से पढ़ना नहीं, आपको केवल दो ही है, तो दो ही पे अपन आपका नॉलेज फिक्स रखते हैं। फिर उसके बाद इसका जो हेलमिंथिस है, ये निमेटोड में सेकंड होता है, सेकंड जो डिजीज दे रखी वो है फाइलेरियासिस, जिसको हम लोग एलिफेंटेंसिस भी कहते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको हाथी पांव रोग या फाइलेरिया रोग, ठीक है ना, फाइलेरियासिस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये जो पैरासाइट होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है वूचेरेरिया बैंक्रोप्टाई। ये वूचेरेरिया बैंक्रोप्टाई जो रहता है ना, इसका जो वेक्टर है, इसका जो वाहक है वो होता है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। जब वो क्यूलेक्स मॉस्किटो हमें काटता है और जब हमारी बॉडी के अंदर उसके पियर्सिंग और सकिंग बॉडी पार्ट डालता है, एट दैट पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम, ये इसकी जो अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज हमारे ब्लड में डाल देता है, और इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसका लार्वा, माइक्रोफाइलेरियाई लार्वा। तो इसका माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो रहता है उसके द्वारा ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है, इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ गया फाइलेरियसिस, ठीक है ना। और चूंकि इस बीमारी में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है जब उसको
पीक पे उसके पैथोजेनिसिटी या सीवियरिटी पहुंच जाती है, तो ऐसे पेशेंट का जो लेग रहता है, पैर रहता है, वो फूल कर बिकम्स लाइक ए फुट ऑफ एलिफेंट, ठीक है ना, हाथी के पैर की तरह हो जाती है। इसलिए इस बीमारी को एलिफेंटेंसिस या हाथी पांव रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो वेक्टर होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, और वो क्यूलेक्स जो मच्छर रहता है जनरली जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे घने जंगल होते हैं, वहां पर ये मच्छर जनरली पाया जाता है। अपने एमपी के 15 से 16 जिले ऐसे जिले हैं जहाँ पर मतलब मध्य प्रदेश का मुख्य रूप वन जो है, मतलब जो वनों का जो क्षेत्रफल है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवरिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। उन उन जगह पर, उन एरिया में, जैसे आप उन एरिया के नाम भी बता देता हूँ आपको, जैसे मंडला है, बालाघाट है, उमरिया है, शहडोल है ना, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, ये मध्य प्रदेश के वन बहुल जिले हैं, मतलब फॉरेस्ट जहाँ पर ज़्यादा है। यहीं पे आप लोगों को उनने देखा होगा, अपने बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्क है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, इसके अलावा आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। इन जिलों में ही है ये नेशनल पार्क। और इन नेशनल पार्क में क्या है, क्यों बना है, क्योंकि वहां पे वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, जैव विविधता प्रबल तब से वहां पाई जाती है। तो उन एरिया में ये मच्छर बहुत पनपता है, क्यूलेक्स मच्छर, और ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये हमारी बॉडी के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है। और ये बीमारी मैंने कहा ना कि अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा आपके पैर में कोई अचानक बदलाव आ रहा है, जहाँ पे आपके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, और आपका जो, जब आप पैरों में जूता या चप्पल डालते हैं तो आपका पैर में जूता है सही से प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है ना, और आपके पैर में हल्की हल्की सूजन आ रही है, और वो सूजन स्वेलिंग जो है इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो यू शुड अंडरगो द टेस्ट ऑफ दिस पैथोजन। वहाँ पे इसका हमारे ब्लड का सैंपल लेते हैं, और ब्लड के सैंपल में इसके माइक्रोफाइलेरियाई लार्वा की कोई स्टेज अगर दिख जाती है तो इसका मतलब ये है कि द पेशेंट इज सेड टू बी द माइक्रोफाइलेरियाई लार्वा पॉजिटिव। और उसके बाद उसका फिर जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट अगर हमने सही समय पे नहीं लिया, ठीक है ना, तो इसमें जो रोगी का जो पैर होता है वो धीरे धीरे, पहले एक पैर में स्वेलिंग होती है, फिर वो जो इन्फेक्शन जो है वो दूसरी लेग में भी पहुंच जाता है, और पेशेंट के जो पैर होते हैं वो हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं, फूल कर सूज जाते हैं, है ना। और उसकी स्किन भी जो होती है फिर एक समय के बाद रप्चर होने लगती है, वहां से पस निकलता है, उस पस में इसकी इन्फेक्टिव स्टेजेस भी निकलती है, और फिर वो कोई माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो है उसके द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है। बहुत ही खतरनाक है ये। इसके अलावा इसका इन्फेक्शन मेल की बॉडी में स्क्रोटम सेक में भी हो जाता है। स्क्रोटम सेक में होने के कारण से उसका जो स्क्रोटम सेक होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में मेमोरी ग्लैंड में इसका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे इसके कारण हैं, और जिन जिलों में ये बहुतायत पाया जाता है वहाँ पर बाकायदा इसको कंट्रोल करने के, इसको इरेडिकेट करने के लिए वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको बाकायदा लिटरेसी अभियान भी चलाया जाता है। और उस पर्टिकुलर सीजन में वहाँ पे उन एरिया में मॉस्किटो नेट भी बांटी जाती है, डीडीटी भी स्प्रे की जाती है ना। और लोगों को अवेयर किया जाता है कि आपने को अपना पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, रात को सोते समय मच्छरदानी लगाना है ना, घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है ना। जैसे मलेरिया का कंट्रोल हमने करा था, ऐसा कंट्रोल करने की वहाँ पे उनको सलाह दी जाती है, ठीक है ना। और वंस द डिजीज अकर, मतलब अगर सपोज करो इतनी सारी सावधानियां बरतने के बाद भी अगर हो गया, तो इसका सही समय पर ट्रीटमेंट लेना ही सूटेबल होगा। मतलब अगर इसकी पैथोजेनेसिटी, इसकी सीवियरिटी जब हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है, इन सच कंडीशन इट इज़ वेरी हार्ड टू ट्रीट। और उसमें क्या होता है, फिर बहुत बार जिस पैर में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है उस पैर को उतने उतने पार्ट को काट भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत खतरनाक है। और इसका परीक्षा के अंदर हर साल एक फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, हाथी पांव रोग के रोग जनक का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ पैथोजन ऑफ एलिफेंटेंसिस, ठीक है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, मैंने अभी बताया ना, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और डिजीज बची है, वो फंजाई वाली बची है। फंजाई में रिंग वर्म बचा है अपना,
जिसको हम लोग दांत खाज खुजली कहते हैं। ये जो कंटेजियस बीमारी है, ये जैसे किसी रोगी व्यक्ति को है, मतलब किसी को जिसको ये बीमारी है और वो उसके आप फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, या उसके जो किसी उसके क्लॉथ्स को अपन ने एक्सचेंज कर लिया है, या जिस बेड पे वो सोता है उस बेड पे हम लोग सो गए, या लंबे समय तक उससे अपन ने कांटेक्ट एक्सपोजर करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड होती है। और इसका जो फंजाई रहती है उसका नाम होता है माइक्रोस्पोरम, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरम या डर्मेटोफाइटोन, ठीक है ना। ये हमारी स्किन के अंदर इन्फेक्शन करता है। इसके कारण से हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस में स्पेशल टाइप के रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, वाइट वाइट जैसी। उस स्ट्रक्चर को हम लोग उस बीमारी को हम लोग रिंगवर्म कहते हैं। इस बीमारी में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटी फंगल क्रीम्स होती है। उन एंटी फंगल क्रीम्स को हम लोग जो इन्फेक्टेड पार्ट उनमें उसमें बाकायदा लोशन लगा के, या सीधा मतलब उसको हम लोग स्पेशल टाइप से लगा के इस बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रही तो जो एंटी फंगल ड्रग्स होती है ना, उन ड्रग्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप लोगों ने कोविड के समय देखा था, फंजाई के द्वारा ब्लैक फंगस रोग हुआ था, है ना। वो ब्लैक फंगस का जो पैथोजन था, है ना, म्यूकर माइकोइडिस, वो सीधा हमारे आंखों में इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण से हमारे जो जॉ है, अपर जॉ, लोअर जॉ, और हमारा जो आईज जहाँ पे हमारी बकल केविटी में के ऊपर हमारे जो फेशियल रीजन में हमारी दोनों आंखें फिट है, तो उसके आसपास की बोन्स और पूरा जोश उन सबको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस पेशेंट की पूरी आंख काली पड़ गई थी, और उसकी आंखों से दिखाई देने की क्षमता पूरी तरीके से, उसका विजन पूरी तरीके से लॉस्ट हो गया था, पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। इस बीमारी को हम लोग ब्लैक फंगस डिजीज भी कहते हैं, जो कोविड के समय बहुत ज़्यादा एक एपिडेमिक के रूप में हमने इंडिया में फैली थी। लोग कोविड से बच गए थे और ब्लैक फंगस से नहीं बच पाए, और वो काल के ग्रास में समा गए। तो ये हमारा एक जो इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन था डिजीज वाला, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने वायरल डिजीज, डेंगू, चिकनगुनिया और कॉमन कोल्ड पढ़ी। बैक्टीरियल डिजीज में हमने निमोनिया और टाइफाइड पढ़ा। प्रोटोजोआ डिजीज में मलेरिया और अमीबाइसिस पढ़ी। हेलमिंथिस डिजीज में हम लोगों ने एस्केरियासिस और आपका फाइलेरियसिस दोनों बीमारी पढ़ी। और फंगल में हम लोगों ने रिंग वर्म या रिंग जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। ये सारा हमारे सिलेबस में था। एक पोर्शन इस चैप्टर का अपना कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।